किसी से मुलाकात करने जाते थे तो सबसे पहले तो लोग परेशान होते थे, ये बच्चा कहाँ से आ गया है। मैंने हर चीज़ खुद बनाई और ग्रो किया। कराची के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, लैपटॉप वगैरह होते थे, चोरी का डर था, तो हमने उसको एक शॉपर में डाला होता था। वो हमारे पास राइट कैंडिडेट को ढूंढने में बहुत कम लोग मौजूद हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत कम हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट किस तरह कर रहे हैं फ्रॉम अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। पहले स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए, फिर यूनिवर्सिटी में गए। आपने हमेशा पूरी ज़िंदगी अपनी एक चार दीवारी में गुजारी। आपकी इंटरेक्शन रियल वर्ल्ड के साथ नहीं हुई। ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को बल्कि घर वालों को भी बच्चे को तैयार करना चाहिए। वो है क्या, अपनी जिम्मेदारी, अपने खर्चे खुद उठाओ, अपने स्किल्स को लगातार पॉलिश करते रहें। टेक का ज़माना है, अगर आप अपने आप को पॉलिश नहीं करेंगे आप प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन रज़ा। आज मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें। हम डिफरेंट गेस्ट को कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं और उनसे उनकी एक्सपर्ट ओपिनियंस लेते हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमसे शेयर करते हैं और फिर हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो उनसे सीखते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अमेजिंग एंड सुपर्ब। आज हम बात करने जा रहे हैं मियाँ फैज़ान महमूद से। मियाँ फैज़ान महमूद is currently working as a Chief Operating Officer at Emerald Lab और एक और कंपनी भी वो चला रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल स्टेक एंड ही इज़ वर्किंग एज ए डायरेक्टर। आज हम उनसे पूछेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी है उनको कैसे मिली और जो स्टार्टअप्स आते हैं उनको किस किस्म की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आइए मिलते हैं मियाँ फैज़ान महमूद से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। बाय द वे, आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे और आई एम श्योर दैट कि आज का जो हमारा सेशन है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो हम बात कर रहे थे स्टार्टअप्स की, हम बात कर रहे थे चैलेंजेस की। आप माशाल्लाह एक टाइकॉन हैं, टेक इंडस्ट्री में आपका बड़ा नाम है। आपकी एज ज़रूर छोटी है लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े काम इस एज में कर दिए, पर्टिकुलरली अगर हम टेक की बात करें तो। फैज़ान साहब, हम ज़रूर चैलेंजेस की बात करेंगे, हम ज़रूर जो है बात करेंगे स्टार्टअप्स के जो इश्यूज़ आ रहे हैं। पहले हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे, कैसे स्टार्ट किया ये सफ़र। और जब हम मॉक सेशन कर रहे थे तो ये भी पता था, जब आपने ये बताया कि जी के बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आई, इवन जब आप कराची गए वहाँ पर भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे फैज़ान तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारी फील्ड नहीं है, यू कांट डू दैट। आज वही लोग आपको कहते हैं हमें टाइम दें, हमारे साथ चाय पे मिलें, खाने पे आप हमारे साथ आएँ। सो ये कैसा लगता है और ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया और किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना करना पड़ा? जी, सो एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं या स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं तो इन द रिसेंट लास्ट फ्यू ईयर्स बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया इस चीज़ को। ये फीलिंग दे दी गई है कि हर बंदा स्टार्टअप कर सकता है, हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, जो कि एक किस्म का सच भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कभी आपको मीडिया पे नज़र नहीं आता या बहुत कम नज़र आता है, वो है इससे रिलेटेड चैलेंजेस। वो है इससे रिलेटेड कि आपको कितनी परसिस्टेंस चाहिए, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने उस आइडिया को बेचने के लिए। उस आइडिया को बेचने से मुराद है उस आइडिया को सेल करने के लिए इन द जनरल पब्लिक कि वो उस चीज़ को मान सकें। सो इन द सेम वे अगर मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ, सो आई आफ्टर माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। मैं तब स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रोडक्ट को हम कमोडिटाइज़ करें, और लोगों को भी तो ज़रूरत होगी ऐसी चीज़ की। तो जब मैंने इस सारे प्रोसेस के अंदर घुसा तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास
जो डाटा आता है, जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं कंपनी की जो भी लिस्टेड हैं, वो हार्ड फॉर्म में ज़्यादातर होती हैं. सो आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड हुज नेम इज़ फराज, हम लोगों ने सोचा कि कंपनी बनाते हैं. अब हम दोनों का बैकग्राउंड फाइनेंस से था, सो वी नीडेड समवन फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड. सो दैट्स वेयर आई लुक्ड अराउंड इन माई सोशल सर्कल, और मेरी वहाँ पे बिलाल जो मेरे कज़न हैं उनसे मुलाकात हुई. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द कंपनी. और हम लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जितना डाटा है उसको ऑनलाइन किया, उसको कन्वर्ट किया. एंड आई वॉज बैक देन आई वॉज लाइक आई थिंक 22-23. सो वेन एवर आई वुड गो टू दीज मीटिंग्स, किसी से मुलाकात करने जाते थे तो सबसे पहले तो लोग परेशान होते थे, ये बच्चा कहाँ से आ गया है. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई फाउंड सम वेरी गुड पीपल हु सपोर्टेड द आइडिया. उनमें से एक डॉक्टर सलमान शाह थे जो कि एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के रह चुके हैं. फिर उस टाइम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे स्टॉक एक्सचेंज के, नदीम नकवी साहब, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया. सो स्लोली हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया. और आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो डाटा पोर्टल है वो मेरी कंपनी मैनेज करती है. जितने लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज हैं, AKD, BMA, RF Habib एट्सेट्रा, वो सारे के सारे हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. सो उस कंपनी का नाम है कैपिटल स्टेक. सो कैपिटल स्टेक वॉज वन कंपनी दैट आई फॉर्म्ड बैक इन 2014. और उसके बाद जी मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग मोर एक्साइटिंग. दैट्स व्हेन आई पार्टनर्ड अप विद फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स इन द US. अली, नकी और क्रिस नाम है उनका. और हमने कंपनी स्टार्ट की एमरल्ड लैब्स के नाम से. अब अगेन ड्यूरिंग दिस इंटायर जर्नी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने हर चीज़ खुद बनाई और ग्रो किया. ये नहीं है कि मैंने घर वालों से पैसे लिए हों या मैंने किसी से फंड रेजिंग की हो. नो, even with Emerald Labs we started from one person with no office. That was our first employee. Then slowly scaled it to 4 people. Then decided we should get a good space. फिर हमने ऑफिस के ऊपर खर्चा किया. फिर हम पहले co-working spaces में ऑपरेट करते रहे. फिर उससे हम ग्रो किया. फिर हमने अपना ऑफिस बनाया. So right now we're a team size of around 36. और ये हमारी जर्नी है पिछले 1.5 year की. 4 लोगों से 36 लोगों तक हम लोगों ने स्केल किया. और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, टीम इज़ ग्रोइंग. वी हैव लर्नड अ लॉट during the entire process. Wonderful, I mean, amazing and inspirational story, फैज़ान. So फैज़ान, like to know that अभी जिस तरह आपने कहा कि जी कि सारी चीज़ें अपने हाथ से बनाई और ख़ुद ही डेवलप की. अच्छा, एक ये बड़ा थोड़ा सा चैलेंज आता है एक एंटरप्रेन्योर को कि जी कि वो कहता है यार कि मैं जब अपने हाथ से करूँ तो एक परफेक्शन है, क्योंकि आपने एक चीज़ अपने हाथ से बनाई होती है ना, तो आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है. तो नीचे थोड़ा सा डेलीगेशन या दूसरी चीज़ों में थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं. तो आप क्या सोचते हैं कि जब एज ए एंटरप्रेन्योर आप काम करते हैं तो डेलीगेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? समहाउ फिक्र तो होती है बंदे को कि यार मैंने बड़े प्यार से ये चीज़ बनाई थी, कहीं ख़राब ना हो जाए या इस तरह की चीज़ें ना पड़ जाएं. तो आप किस तरह से डेलीगेट करते हैं एम्प्लॉइज़ को? जी, तो आपने जो बात कर रहे हैं कि अपने हाथों से बनाना, ये सब कुछ करना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसके अंदर ये है कि देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत मुश्किल है. सो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट इट्स नॉट लाइक आई वॉज फुली वर्किंग ऑन दिस आइडिया और सिर्फ उस पर काम कर रहा हूँ. इन ऑर्डर टू फंड दैट कंपनी मैं 2 जॉब्स भी कर रहा हूँ. सो डेलीगेशन के अंदर देखें, हर इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं होती कि आप डेलीगेट करें या ना करें. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिसको डेलीगेट कर रहे हैं क्या वो उस चीज़ की ओनरशिप ले रहा है, क्या उस चीज़ को वो अपना समझ रहा है या नहीं समझ रहा. अगर आपको पता हो कि यार ये बंदा है, ठीक है, इसने शॉर्ट कमिंग्स है, लेकिन ये पूरी ओनरशिप ले रहा है, ये पूरा काम अपना कंप्लीट करेगा, सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी हार्म इन एंगेजिंग दैट पर्सन. लेकिन जहाँ पे ओनरशिप का फैक्टर कम हो वहाँ पे आपको डेलीगेशन करते हुए आपको देखना भी पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी भी रखनी पड़ती है, और आपको थोड़ा सा डर भी लगता है कि यार मैं काम तो दे रहा हूँ लेकिन अगर ये डिले हो गया तो मेरे बिजनेस पे या मेरी टीम पे या मेरे ऑपरेशंस पे ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है. सो आई थिंक इन डेलीगेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ मच ओनरशिप द अदर पर्सन टेक्स ऑफ द वर्क दैट इज़ बीइंग डेलीगेटेड. वो इदारे की कितनी ओनरशिप ले रहा है, वो काम की कितनी ले रहा है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कितनी ओनरशिप ले रहा है. एग्रीड, वंडरफुल, राइटली सेड. अच्छा, अब फैज़ान हम बात करते हैं एमरल्ड लैब, जो आप एक कंपनी चला रहे हैं जिसके आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं. व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी? आपकी क्या स्ट्रेटजी, आप किस तरह से हायरिंग करते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारे लोग
फॉलो कर रहे हैं काफ़ी मलेशिया फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब पे, और हमें फेसबुक पे लोग फॉलो करते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भी हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है और क्या स्किल सेट आप देखते हैं हायरिंग के दौरान? आईटी इंडस्ट्री की जो एक अच्छी बात भी है और जो थोड़ी सी चैलेंजिंग बात भी है, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छी बात यह है कि आईटी इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है और उसके अंदर मेजर फैक्टर ये है कि हमारा जो करेंसी एक्सचेंज का डिफरेंस है डॉलर टू PKR, वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए पाकिस्तान को बहुत फीजेबल बना देता है। चैलेंजिंग बात इसके अंदर ये है क्योंकि ये इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है तो बहुत सारी कंपनीज इस इंडस्ट्री में हैं, और जब इतनी सारी कंपनीज इस इंडस्ट्री में हैं तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की, हमारे पास स्किल की, हमारे पास राइट कैंडिडेट को ढूंढने में बहुत कम लोग मौजूद हैं। पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत कम हैं उसको फिल करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तकरीबन 6-7 महीने लगाए हैं अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझने में, उसको रिफ़ाइन करने में। उसके अंदर ये है कि जी सबसे पहले जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम उसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से शेयर किया, फिर हम अपना एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो कि रिक्रूटमेंट की दुनिया में समझा जाता है सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू लोग अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू हम करते हैं। फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद लोगों को हम ऑनलाइन असेसमेंट देते हैं, उनके स्किल को जज करते हैं। उसके बाद फिर हम प्रॉपर टेक्निकल असेसमेंट करते हैं उस बंदे की। एंड वंस ऑल ऑफ दैट इज़ डन, तो या तो मैं या फिर मेरी जो US में टीम है वो इंटरव्यू कर लेते हैं, या बाज़ केसेस में क्लाइंट कर लेता है। सो वंस दैट इंटायर प्रोसेस इज़ डन, हम उस बंदे को हायर करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट किस तरह कर रहे हैं फ्रॉम अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। सो व्हाट आई थिंक दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब एट इज़ कि हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत अच्छा है, हमारी कैंडिडेट के साथ इंगेजमेंट बहुत अच्छी है, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा ऑफिस है, हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट है वो बहुत इंक्लूसिव है। सो पीपल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड वर्क डायरेक्टली विद clients, which is kind of shadowed in Pakistan in other companies. So I think that is something that makes us unique. Great, wonderful, rightly said. अच्छा फैज़ान, कोविड आया, कोविड की वजह से बड़े बिजनेसेस जो थे वो बंद हो गए, आई मीन चल नहीं सके, लेकिन टेक एक ऐसा बिजनेस था जिसको एक बूम मिला, बहुत हायरिंग्स भी हुई हैं लोगों की। अब ये कहा जा रहा है कि जी कोविड-19 अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा से टेक सेक्टर बैठ जाएगा। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा होगा कि टेक अब बूम करेगा? आई थिंक देयर इज़ नो स्टॉपिंग ऑफ टेक। अब आपके सामने एग्जांपल है, कोविड हुआ तो ओनली बिजनेसेस दैट सर्वाइव्ड वर टेक। फूड पैंडा ऊपर गया, आपका एयरलिफ्ट ऊपर गया। इन द सेम वे आपके जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उस पर इंगेजमेंट काफ़ी हाई हो गई, जूम, गूगल मीट, सारे लोग वर्चुअल पे शिफ्ट हो गए। फिर साथ साथ आप देखें, पहले हम एज इंटरनेट के ज़माने में थे, फिर 2G आया, 3G आया, 4G आया और अब 5G आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को एडवोकेट कर रही हैं कि जी हमारा जो टेक पे रिलायंस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होनी है। हम अभी घर में स्विच वगैरह यूज़ कर रहे हैं, फिर हम सारे स्मार्ट होम्स पे चले जाएंगे, गाड़ियाँ सारी ऑटोनमस हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। सो ये सारे का सारा क्या है? ये सारे का सारा टेक है। सो आई डोंट थिंक दैट इवन इफ कोविड सेटल्स डाउन कि जो आपकी जो टेक ग्रोथ है वो शायद थोड़ी स्लो हो, लेकिन देयर इज़ नो स्टॉपिंग इट, इट्स गोना ग्रो विद टाइम, देयर इज़ नो स्टॉपिंग इट। ग्रेट, ज़बरदस्त। कुछ ज़रा आपकी जर्नी की भी बात कर लेते हैं जो कि आप मॉक सेशन में शेयर कर भी रहे थे। तो कुछ हमें ये भी बताइए कि जैसे कि जब आपने स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया तो कैसा जर्नी था, किस किस्म की डिफ़िकल्टीज आपको जो है उनका सामना करना पड़ा, इन अ सेंस कि जी कि जब आप जाते थे लोगों के पास, लोग कहते थे यार ये पता नहीं कोई छोटा सा कोई बच्चा आ गया है जो हमें कंसल्टेंसी देगा या हमसे बात करेगा, ऐसा नहीं। तो फिर कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया, और हमें वो भी ज़रा जर्नी बताएंगे जब आप ये भी मॉक सेशन में शेयर कर रहे थे कि जी आपने बड़े बड़े लंबे सफ़र भी पैदल तय किए, इवन के टैक्सी के लिए या उबर के लिए, करीम के लिए उस टाइम शायद पैसे भी नहीं होते थे। तो हाउ यू हैव मैनेज्ड, और आपके लिए ये जो सक्सेस है, कामयाबी क्या है? जी, सो जब मैंने कैपिटल स्टेक स्टार्ट किया तो आई वाज इन अ गवर्नमेंट प्रोग्राम कॉल्ड प्लान 9। उसके अंदर स्टाइपेंड मिलता था लोगों को, वो 20,000 रुपये महीना था और 5 लोगों को मिलता था। तो 1 लाख रुपये आप समझे महीने का आपका टोटल खर्चा पानी था।
अब उस 1 लाख के अंदर मैंने मेरी फ़र्स्ट हायर माहा जाफ़र थी जिन्होंने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया। आज वो हमारी कंपनी की डायरेक्टर रिसर्च हैं, वो वहाँ पे थी। तो फिर जब हम लोगों ने सारा प्रोसेस स्टार्ट किया तो आई टोल्ड यू दैट आई लिटरली स्टार्टेड विद माय ओन बूटस्ट्रैपिंग मेथोडोलॉजी, जिसमें आप जो कमाते हैं वही लगाते हैं। तो चूँकि स्टॉक एक्सचेंज का हब कराची में था तो हमें कराची जाना था, तो गवर्नमेंट वाज काइंड इनफ, उन्होंने स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने हमें कराची की टिकट दे दी। उन्होंने कहा यार वहाँ जाके जो करना है ना वो हमें नहीं पता। तो फिर मेरा जो कज़न था बिलाल, उसने अपने एक दोस्त को कांटेक्ट किया, उस दोस्त ने हमें एक और बंदे से कनेक्ट कराया, नासिर, विच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर के नासिर सपोर्टेड अस। तो नासिर ने कहा तुम लोग मेरे घर स्टे कर लेना। तो जी हम नासिर के घर गए, एक मैट्रेस है सिर्फ। कराची हम जा रहे थे, कराची के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, उस ज़माने में ऊबर करीम थी नहीं, तो डेली सफ़र करना एक तो चैलेंज था। फिर हमारा स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ये थी कि लैपटॉप वगैरह होते थे, चोरी का डर था, तो हमने उसको एक शॉपर में डाला होता था। वो शॉपर लेके जाते थे, जब मीटिंग में जाते थे, पैदल चल रहे हैं माया चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर, और मीटिंग में जाते थे तो वो लैपटॉप बैग के अंदर शॉपर डाल देते थे और लैपटॉप बाहर आ जाता था। सो दैट इज़ हाउ वी कवर्ड द इंटायर जर्नी। बिलाल और मैंने स्पेशली हमने इसका कैपिटल स्टेक बनाई, हमने बहुत ज़्यादा कराची को घूमा, पैदल घूमा। आपके जितने बिग नेम्स हैं उनके साथ मीटिंग सिक्योर करना बड़ा मुश्किल था, तो वो एक था चैलेंज, बट इट वाज आई थिंक अ वंडरफुल जर्नी दैट इफ़ आई रिफ्लेक्ट बैक नाउ। एग्रीड, वंडरफुल। अच्छा फैज़ान, हमने बहुत सारे एचआर प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, टेक के भी, नॉन टेक के भी। एक क्वेश्चन जो कि अक्सर मैं सोचता हूँ कि सीईओज़ और सीओओ को हमें पूछना चाहिए, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस टू द एचआर डिपार्टमेंट, कि एचआर डिपार्टमेंट से एक्चुअली आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और एचआर और स्लैश रिक्रूटमेंट से? देखें, ज़्यादातर जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसके अंदर रिक्रूटमेंट एचआर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। टेक कंपनीज के अंदर मोस्टली रिक्रूटमेंट इज सेपरेट फ्रॉम एचआर। वो इसलिए है क्योंकि टेक के अंदर टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है। टर्नओवर रेट इसलिए अगेन जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि लोग कम हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो रिक्रूटमेंट लेता है। अब रिक्रूटमेंट से एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है पहले तो वैसा बंदा मिलना चाहिए, दूसरा ये कि वो हमारा कल्चरली फिट है या नहीं है। बास लोग जो बड़े इदारे में काम कर रहे होते हैं शायद वो छोटे इदारे में फिट ना हो, जो छोटे में कर रहे हो बड़े में ना हो, तो वो इट डिपेंड्स ऑन आपका रिक्रूटमेंट किस तरह देख रहे हैं। और एचआर के साथ जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि देखें, एचआर इज़ अ मीडिएटर, इट इज़ अ फैसिलिटेटर who will communicate the message of the leadership to the team और टीम का मैसेज टू द लीडरशिप। अब लीडरशिप के बाद बहुत दफ़ा टाइम नहीं होता कि वो हर बंदे के साथ बैठें, हर बंदे के साथ काम करें। तो मेरे ख्याल से एचआर का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट टू डू। वंडरफुल। अच्छा फैज़ान, फाइनल क्वेश्चन वो ये है कि आप मैं देख रहा था कि आपका अपना एक MTO प्रोग्राम भी आप रन कर रहे हैं जिसमें आप फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो रख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडेमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडेमिया को बच्चों के लिए पर्टिकुलरली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं किन स्किल सेट पे काम करने की ज़रूरत है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरा उनको सिर्फ जो मेजर पॉइंट होता है वो ये कि आपने देखे अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना, पहले स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए, फिर यूनिवर्सिटी में गए, आपने हमेशा पूरी ज़िंदगी अपनी एक चार दीवारी में गुजारी है। आपकी इंटरेक्शन रियल वर्ल्ड के साथ नहीं हुई। रियल वर्ल्ड बहुत मुख्तलिफ है। जब आप अपने स्नैपचैट पे या इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो आजकल के बच्चों का मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस पर देखते हैं जी कोक स्टूडियो में एक बंदा काम कर रहा है और जी वो आतिफ असलम से भी मिल रहा है, अली ज़फ़र से भी मिल रहा है, पार्टी चल रही है, हर रोज़ चिल सीन है। अब उस बच्चे को ये नहीं पता कि वो आतिफ असलम 5 मिनट के लिए तो आया हुआ है, लेकिन उससे पहले जितनी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ी है, जितने वेंडर से डील करना पड़ा है, जितनी प्लानिंग करनी पड़ी है, वो सारा पार्ट भी तो है एक। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ है वो ये है कि देखें, सबसे पहले तो बच्चे को रियलिटी चेक दें कि देखो लाइफ विल बी डिफरेंट। सेकंड चीज़ है कि जो हमें ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को बल्कि घर वालों को भी बच्चे को तैयार करना चाहिए वो है कि अपनी ज़िम्मेदारी, अपने ख़र्चे खुद उठाओ।
पेरेंट्स पे डिपेंड ना करो, बहन भाइयों पे डिपेंड ना करो, अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाओ, खुद कमाओ, अपने खुद खर्चे पूरे करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट थिंग वो ये है कि हमें फोकस करना चाहिए एथिक्स पे, वर्क एथिक्स पे, कि आप कमिटमेंट से काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने स्किल्स को लगातार पॉलिश करते रहें। टेक का ज़माना है, अगर आप अपने आप को पॉलिश नहीं करेंगे आप प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पाएंगे। Thank you very much, Fazan, for your valuable time, for your support. I really enjoyed the whole discussion, and thank you. Thank you everyone for watching the episode of Qasim Malaysia Foundation के पेज पे आपने ये देखा, and I'm sure that कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस पूरी डिस्कशन को एंजॉय भी किया होगा। फैज़ान महमूद जो कि चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एमरल्ड लैब के और डायरेक्टर हैं कैपिटल स्टेक के, ये आज हमारे साथ थे। क्या ज़बरदस्त डिस्कशन इन्होंने की और इन्होंने हमें ये भी बताया कि देखें, अगर आपने इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, इस टेक में अगर आपने मुकाबला करना है तो आपको तैयार होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ आपको प्यार करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी। यही बताया इन्होंने कि जी देयर इज़ अ गैप एकेडेमिया में और हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में यही गैप है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उस तरह से फुलफ़िल नहीं हो रही होती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। बच्चा उस तरह से स्किल्ड और ट्रेंड नहीं आ रहा होता, उसको रियल टाइम सिनेरियोज़ का नहीं पता होता। तो आज हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने हमें एक दफ़ा ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई। डू फॉलो अस ऑन द कासिम मलेशिया फाउंडेशन पेज और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।